हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैथ एनालिसिस आपको लेकर के आता हूँ। तो चलिए हम लोग सीटेट में अभी तक के आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस शुरू करते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है तथा सी बराबर इतना है, तो एबीसी का मौसा बटा के एबीसी का लौसा का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और ये आपको 2021 का पूछा हुआ आपका प्रश्न है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ए है वो आपको लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 2 के पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 3 है। और बी की का मान यहाँ पर आपको दिया है 2 के पावर 3 है गुणा 3 गुणा 5 के पावर आपको 3 है। और यहाँ पर आपको सी दिया हुआ है 2 के पावर 5 गुणा 3 के पावर 3 गुणा 5 आपको दिया हुआ है। और कह रहा है कि एबीसी का मौसा और एबीसी का लौसा का क्या आप करना है, आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको निकालना है एबीसी का क्या आपको निकालना है, आपको मौसा अर्थात एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात इन तीनों में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम लोगों को यहाँ पर लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को क्या करे, पूरा का पूरा काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काट दे। तो यदि हम एचसीएफ का बात करें तो हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग पहले 2 को देखेंगे तीनों में, उसके बाद 3 को देखेंगे, उसके बाद हम लोग 5 को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग 2 को देखेंगे तो 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 3 है और यहाँ 2 के पावर आपका 5 है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है, 2 का। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट है 2 जो कि तीनों में है वो 2 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 यहाँ पर भी है, 2 के पावर 4 में भी 2 के पावर 3 आपका आ जाएगा और 2 के पावर 5 में भी आपका 2 के पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 2 के पावर 3 गुणा। अब हम लोग देखेंगे 3 का, 3 क्या है आपको, 3 का पावर यहाँ पर 3 है, 3 का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 है। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो कि तीनों में शामिल हो। तो तीनों में शामिल आपको 3 है, 3 3 के पावर 3 में भी है, ये तो 3 है ही, और ये 3 के पावर 2 में भी 3 आपको शामिल है। तो यहाँ पर आपको क्या निकल आया, आपको 3 आ गया। और उसी तरह से हम बात करें 5 का, देखिए 5 यहाँ पर है, 5 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन इनमें कौन है, आपको कॉमन 5 है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। अब यहाँ 5 के पावर 2 या 3 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें आपको है नहीं, उन तीनों में क्या होना चाहिए, आपको शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 5 ले लिए, तो ये आपका क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। अब उसी तरह से यदि हम एबीसी का एलसीएम निकाले कि एबीसी का आपको एलसीएम क्या होगा, तो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से क्या करे, पूरा का पूरा कट जाए। जो एलसीएम होता है वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूरा का पूरा कट जाती है। तो जब हम लोग एचसीएफ में लेते हैं ना तो सबसे लोअर पावर लेते हैं। एक बात हमेशा याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी एचसीएफ होगा तो हमेशा आपका लोअर पावर होगा, लोअर पावर होगा, हम लोग लेंगे हमेशा लोअर पावर। और जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, हायर पावर लेंगे। इसके लिए हम लोग हमेशा हायर पावर लेंगे। ठीक है, हायर पावर आपको यहाँ पर देखेंगे कि हायर पावर इसका कौन सा है, उसको हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर जो एबीसी है, अब एबीसी में हम लोग जो आपका 2 का पावर सबसे हाई होगा उसको अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम के लिए लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, गुणा, क्योंकि इसमें 2 का पावर 5 ही सबसे अधिक है। यदि हम 3 में बात करें तो 3 का पावर 3 सबसे अधिक है, 3 का पावर क्या है, 3 सबसे अधिक है। ठीक है, और यहीं पर हम बात करें 5 का तो 5 के पावर 3 सबसे यहाँ पर अधिक है, तो 5 का पावर 3 है वो सबसे अधिक है और यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब जो ये संख्या है इन सभी संख्याओं से पूरा का पूरा कट जाएगी, क्या करेगी, इससे भी भाग दीजिएगा तो पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, इससे भाग दीजिएगा तो भी इससे पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, और इससे भी भाग दीजिएगा तो भी इसमें पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। तो ये क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से क्या हो, पूरा का पूरा कट जाए। तो जो दी हुई संख्या से सभी संख्याएं इसको काट सकती हैं। तो ये क्या हुआ, आपको एलसीएम हो गया। अब यहीं पर आपको कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो है आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का आपको भाग लेना है। तो यहाँ पे इसको भाग करके जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आप भाग दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पावर आपका 3 है तो यहाँ पर आपका 5 कट करके सिर्फ पावर 2 बचेगा। यहाँ पर आपका देखिए 3 है तो यहाँ कट जाएगा 3 तो सिर्फ यहाँ 2 बच जाएगा। अब देखिए ये 5 है तो यहाँ कट जाएगा तो ये आपका
2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बचा क्या, 1/2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा और 5 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 4, 1 50 25, 25 100 के 100 और 3 के 9 अर्थात 900, तो 1/900 आपका हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 5 के पावर x-3 है और y के यहाँ पर 7 के पावर y-2 है और वो बराबर 61/25 के, यहाँ x प्लस y का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ये जो इसका प्रोडक्ट है ना 5 और 7 है, तो इसको आप 5 और 7 के रूप में तोड़िए, 5 और 7 के रूप में तोड़िएगा तो आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं x और y का, और उसका वैल्यू उसमें रख करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये है आपका 61/25, ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये 5 से आपको कट जाएगा, तो 5 से इसे आप काट सकते हैं, 5 से काटिए, 5 का 5, 5 गुना के 10 हो जाएगा और 5 गुना के 10 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, पुनः 5 से जाएगा तो 5 गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, पुनः 5 से जाएगा, पुनः 5 से काटिए, 5 के 20 हो जाएगा, 9 5 45, 5 से नहीं जाएगा 7 से जाएगा। ठीक है ना, 7 7 49, अर्थात ये है क्या, ये जो है 5 के पावर x-3 इंटू 7 टू दी पावर y-2 इज इक्वल टू क्या है 5 के पावर 3 गुणा 7 के पावर 2 है, क्योंकि 7 कितनी बार है आपको 2 बार है, तो 5 के पावर 3 गुणा 7 के पावर 2 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है 5 है ना इस बेस का है समान हो गया, ये जो 7 है इसके समान हो गया, जब इनका बेस समान हो जाएगा तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। इसलिए x-3 की बात करें तो x-3 किसका पावर है 5 का, और 5 का यहाँ पावर क्या है 3 है, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। और यदि इनको y की बात करें तो y-2 किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं कि 6 हो गया और y का मान कितना हो गया आपको 4 हो गया, और वही तो यहाँ पर पूछ रहा है x प्लस y, इसलिए x प्लस y के लिए बात करें तो x प्लस y क्या हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा। तो 10 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको यहाँ पर चूज करना है। कह रहा है कि 2 उचित भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। उचित भिन्न ये क्या है आपका 1/2 एक उचित भिन्न है और 1/3 भी एक आपको उचित भिन्न है। यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है अर्थात जो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 आएगा, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो 1/6 आएगा। तो गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा है, ये कह रहा है कि क्या 1/6 1/2 से बड़ा है 1/6, क्या ये बड़ा है 1/6 बड़ा होता है 1/2 से, नहीं ये गलत बात है। तो ये क्या हो जाएगा यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कथन सही नहीं है, जो कथन सही नहीं है उसी को चूज करना है और ये कथन आपको सही नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 विषम भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। 2 विषम भिन्न आपको क्या होता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि हम विषम भिन्न की बात करें जब अंश हर से बड़ा हो जाए अर्थात ये 3/2 हो जाए और ये 5/4 हो जाए, जब अंश क्या हो जाए हर से बड़ा हो जाए तो उस स्थिति में वो विषम भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनका जो है इन दोनों गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। यदि हम इनका गुणा करें तो गुणा करने पर क्या आएगा 5 3 15 और 4 गुना के 8 आ जाएगा। यहाँ पे 15/8 हो गया। कह रहा है कि भिन्नों में से प्रत्येक में से बड़ा होता है, जो इसका गुणनफल है बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा ये 3/2 है जो कि 1.5 के करीब है, ये 15/8 है लगभग 2 करीब है, थोड़ा सा 2 से कम है, तो ये हमेशा बड़ा है। और वही बात तो कह रहा है कि प्रत्येक से बड़ा होता है, और 5/4 इसमें भाग दीजिएगा तो 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा और ये तो 2 के नजदीक है तो भी ये क्या होगा बड़ा होगा। तो ये बात आपको सही है, ठीक है ये सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो सही नहीं है ये वाला सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सभी के सभी क्या हो जाएंगे आपको सही हो जाएंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा आपका गलत है, इसलिए वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसे आसानी से चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इनका गुणा करना है। ध्यान दीजिए जहाँ पे आपको संख्या इसमें 3 से गुणा करना है। कैसे कीजिएगा, सिर्फ आपको 3 से इसे मल्टीप्लाई करना है।
3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। पुनः यहाँ पर 1 है तो वहां से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 से 3 हो जाएगा। इनके बीच में संख्याएं कितनी है, इसके बीच में कितनी संख्याएं, तो देखिए 5 संख्याएं हैं और वो 0 है, तो 5 आप 0 यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 शून्य लग गया। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ पर आप देखिए 5 डिजिट के दशमलव है, तो जो इस संख्या में आएगा वो कितने डिजिट के बाद आएगा, 8 डिजिट के बाद आपको दशमलव आएगा। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 अर्थात दशमलव यहाँ आएगा तो संख्या क्या हो जाएगी 0.300021। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ये है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर कह रहा है कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक कह रहा है कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। हाँ, एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है। हाँ, कोई भी गुणनखंड किसी संख्या का उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है। सी कह रहा है किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। हाँ, ये भी सही है। आगे कह रहा है कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको डी यहाँ पर गलत है। यहाँ ऑप्शन केवल डी, यहाँ पर नहीं सत्य नहीं है, तो सत्य क्या नहीं है, सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही ना, तो केवल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि परिसर माइनस बहुलक प्लस माध्यक आपको यहाँ पर किसके बराबर है, उसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो जब भी आपको आंकड़ों वाले ऐसे प्रश्न आए तो उनको पहले सजा करके लिखिए आप, घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसमें 2 हो गई। उसके बाद क्या आएगी, 3 आ गई। उसके बाद कौन सी संख्या है, 3 के बाद 4 है नहीं, 5 है, तो 5 आ गया। 5 देखिए 2 बार है। ठीक है, 5 क्या है आपको 2 बार हो गया। उसके बाद 6 है, 6 इसमें कहीं है नहीं है। 7 है तो 7 ले लेंगे। उसके बाद 8 है तो 8 ले लेंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से कौन छोटी संख्या है, 11 है, 11 हो गया। उसके बाद कौन सी संख्या है आपको 14 है, यहाँ पर 14 हो गया। उसके बाद 16 हो गया और उसके बाद आपका 23 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको 23 हो गया। तो ये संख्या आपको यहाँ पर हो गई, सभी संख्याएं हो गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका परिसर बहुलक माध्यक। तो परिसर की यदि हम बात करें तो परिसर क्या होता है, परिसर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 23, सबसे छोटी संख्या 2, परिसर कितना 21 आ गया। उस तरह से बहुलक की यदि बात करें तो जो सबसे अधिक संख्या में हो वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो सबसे अधिक संख्या में क्या है आपका 5 है और 5 ही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बहुलक हो गया 5। आगे कह रहा है कि माध्यक, यहाँ पर माध्यक, तो ध्यान दीजिए इसमें संख्याएं कितनी हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 संख्याएं हैं। यदि 11 संख्या होती तो उसके बीच वाली संख्या आपको माध्यक कहलाती, लेकिन यहाँ पर आपको 10 संख्याएं हैं तो इसमें 2 संख्याएं होंगी माध्यक के रूप में, और वो संख्या होगी आपको 7 और 8। ठीक है ना, 7 और 8 माध्यक के रूप में होगी। तो इनका जो हम लोग माध्यक कैसे निकालेंगे, तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, माध्यक के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो संख्या दी होती है उनका योग करते हैं और बटा में 2 करते हैं। यदि सिंगल संख्या होती तो वो संख्या ही माध्यक हो जाती। तो यदि हम यहाँ माध्यक की बात करें तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा माध्यक। तो आपको निकालना क्या है, परिसर माइनस बहुलक। तो परिसर आपका कितना निकल के आ गया 21 आ गया, माइनस बहुलक आपका क्या आ गया 5 आ गया, प्लस माध्यक कितना आ गया 7.5 आ गया। इसी को आपको कैलकुलेट करना है, 7 5 12, 21 में से आपको 12.5 आपको घटाना है तो कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। तो 8.5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं 6, 7, 8 से लेकर के 35 के कार्डों पर लिखा जाता है। ठीक है, एक संख्या कार्ड पर लिखी जाती है तथा इन्हें बक्से में रख दिया जाता है। इस बक्से में से एक कार्ड को एक रूप से आपको निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या नहीं प्रकट होगी। यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं प्रकट होने की प्रायिकता यहाँ पर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो संख्या शुरू हो रही है वो 6, 7,
8 से लेकर के आपको 35 तक कह रहा है कि 35 तक की संख्याएं हैं। तो इसमें संख्याओं की संख्या यदि कहा जाए कि इसमें संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या की यदि हम बात करें तो कितनी है, तो इसका निकालने के लिए जो लास्ट वाली संख्या है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो शुरू वाली संख्या है उसको हम लोग घटा देते हैं, जो शुरू वाली संख्या है उसको हम लोग घटाते हैं और एक जोड़ते हैं। तो संख्या कितनी आ गई आपका 30, अर्थात 6 से लेकर के आपको 35 तक में कुल संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, अब यहाँ 6 से लेकर के 35 तक में आपको अभाज्य संख्या नहीं प्रकट होने की प्रायिकता यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अभाज्य संख्या है कितना। यदि आपका अभाज्य संख्या है जितना, उसको उसमें से घटा दीजिएगा, तो जितनी अभाज्य संख्या नहीं होंगी वो पता आपको चल जाएगा। यहाँ पर अभाज्य संख्या यदि हम 6 से लेकर के 35 तक में बात करें तो कौन कौन सी होगी। पहली अभाज्य संख्या आपका 7 हो जाएगी, दूसरी अभाज्य संख्या 11, 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद आपका कौन सी संख्या आएगी 29 और उसके बाद आपका आ जाएगी 31। ये कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 5 3 8, ये टोटल 8 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो यदि हम बात करें कि अभाज्य होने की प्रायिकता, तो अभाज्य होने की प्रायिकता 8 बटा करके 30 हो जाता। लेकिन यहाँ पर अगर है कि अभाज्य न होने की प्रायिकता, जब 8 अभाज्य संख्याएं हैं और टोटल 30 संख्याएं हैं, तो जो अभाज्य नहीं है वो कितनी संख्या हो जाएंगी, आपको 22 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पर 22 संख्याएं हो जाएंगी। तो अभाज्य न होने की प्रायिकता, अभाज्य न होने की प्रायिकता की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटल अभाज्य नहीं संख्याएं कितनी हैं, आपको 22 है और टोटल कितना है 30 है। ठीक है, तो इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 11 बटा के 15। तो 11 बटा के 15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं भाज्य होने की प्रायिकता। यदि हम भाज्य की बात करें कि भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 8 बटा करके 30 हो जाएगी, अर्थात ये 4 बटा करके 15 हो जाएगी भाज्य होने की प्रायिकता। तो अभाज्य होने की प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगी, अभाज्य होने की प्रायिकता 1 में से घटा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 1 में से घटा देते हैं। तो ये 4 बटा के 15 आपके यहाँ से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 4 घटेगा 11 हो जाएगा। 11 बटा के 15 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो आशा है कि ये बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोई चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। मैं यहाँ पर इसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ये ए है, बी है, सी है और ये आपका डी है। यदि विकर्ण बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू है, यदि जो बीडी है, बीडी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि DP बराबर BQ, DP यहाँ पर आपका P है और यहाँ पर आपका Q है, और कह रहा है कि जो DP है वो BQ के बराबर है। ये क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जो ये है वो उसके बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर और प्रश्न में क्या कह रहा है आपको, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि एक त्रिभुज एपीडी, आपको यहाँ समरूप है त्रिभुज सीक्यूबी के एपीडी। यहाँ त्रिभुज एपीडी की बात करें हम लोग, इसको हम लोग पहले यहाँ इससे मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे हम लोग मिलाते हैं और यहाँ पर हम लोग इससे मिला लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एपीडी सीक्यूबी, एपीडी सीक्यूबी ये समरूप हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा इस भुजा के क्या है, आपको बराबर है। अब ये है आपका समानांतर चतुर्भुज, अर्थात ये दो रेखाएं क्या है, आपस में समानांतर हैं। एडी और बीसी क्या है, आपस में समानांतर हैं। जब समानांतर कोई रेखा हो उसको तिर्यक कोई रेखा काटती है तो क्या होते हैं, इसके एकांतर कोण आपको बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है, जो इसका ये कोण है, इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर, ये भुजा आपको इस भुजा के बराबर हो जाएगी। और ये दो समानांतर ये चतुर्भुज है, तो ये भुजा क्या होगी, इस भुजा के आपको बराबर हो जाएगी। ये भुजा
इस भुजा के बराबर हो जाएगी। जब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी और ये कोण आप जानते हैं कि साइड एंगल साइड के हिसाब से क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक समरूप त्रिभुज है। ये बात आपको सही हो गई। आगे कह रहा है कि AP बराबर CQ है। जो AP है बराबर है CQ के, AP जो बराबर है CQ के, तो यहाँ पर जो AP है वो बराबर है यहाँ पर CQ के। क्या ये सही बात है कि AP CQ के बराबर है? तो ध्यान दीजिएगा, जब ये आपको समरूप हो गए तो जो ये भी होंगे क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि त्रिभुज AQB CPD के समरूप है। त्रिभुज AQB, तो A है यहाँ पर, Q है यहाँ पर और B है आपको यहाँ पर, अर्थात जो त्रिभुज है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो त्रिभुज है इस तरह से है, AQB हो गया और यहाँ पर CPD कह रहा है कि CPD, ये इसको एक त्रिभुज ये बना दिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर एक त्रिभुज इससे बना दिया और इससे बना दिया। कह रहा है कि AQB CPD के। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज में, अब ध्यान दीजिएगा आप किसमें, इस त्रिभुज में। ठीक है, CPD इस त्रिभुज में आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस त्रिभुज में आप अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अब देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा क्या है, इसके बराबर है। ध्यान दीजिए, ये भुजा क्या है, इस भुजा के बराबर आपको यहाँ पर हो गई। और देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम ये दो पैरेलल जो आपको समानांतर चतुर्भुज है, तो ये भी भुजाएं क्या होगी, आपस में समानांतर होगी। ये भी क्या होगी, आपको आपस में समानांतर होगी। और इसको भी ये रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो जो इसका एकांतर कोण होगा वो बराबर होगा, अर्थात ये कोण क्या होगा, इसके आपको बराबर हो जाएगा। तो ये आपको ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये कोण इसके बराबर हो जाएगी। जो आमने सामने की जो भुजा है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, आपको बराबर हो जाएंगे। ये भुजा के आपको बराबर हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक समरूप त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है, इसी रूल से आपको यहाँ पर साइड एंगल साइड के हिसाब से आपको ये भी क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी, अर्थात ये भी क्या है, सही बात है। आगे कह रहा है कि AQ बराबर CP, AQ जो है CP के बराबर है। तो AQ कहाँ है, AQ बराबर CP जब समरूप है तो ये भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। आगे ऑप्शन में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि APCQ एक आयत है। क्या देखने से एक आयत लग रहा है, ये बात क्या है, आपका गलत है, ये आपको आयत नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सही है, यहाँ पर कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको चारों कथन क्या निकल रहे हैं, सही निकल रहे हैं। तो सही वाले क्या हो गए, ऑप्शन नंबर 2 हो गया और वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है और कह रहा है कि अमन अपने वेतन का 80% खर्च करता है और विभा अपने वेतन का 75% खर्च करती है, लेकिन उनकी बचत बराबर है। विभा की आय क्या होगी यदि उनकी आयों का योग यहाँ पर आपको 81,000 है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में आप, यदि हम मान लेते हैं कि जो विभा का वेतन है वो 100 है, विभा का जो वेतन है आपको वो 100 है, विभा का वेतन यदि 100 है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इनके आयों का जो है ना योग 81,000 है, जो योग है आयों का। अर्थात यदि हम अमन की बात करें कि अमन का वेतन क्या होगा, यहाँ पर अमन का वेतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपको 81,000 में से हम लोग यदि विभा का घटा दें तो अमन का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर 81,000 में से हम लोग घटा दें, ठीक है, यदि हम घटा दें यहाँ पर विभा का वेतन तो अब क्या हो जाएगा, अमन का प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग ही तो है यहाँ पे 81,000। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अमन अपने वेतन का 80% खर्च करता है। जो अमन है वो 80% खर्च करता है और विभा अपने वेतन का 75% खर्च करती है, लेकिन उनकी बचत बराबर है। वो 80% खर्च करता है और ये 75% खर्च करती है, लेकिन उनके पास जो बचत पैसा बचता है वो बराबर बचता है। ठीक है ना, अर्थात जो अमन का है, जो यहाँ पर अमन का यहाँ पर आपका 80% जब वो खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, आपका 20% है, उसका जो है बराबर हो जाएगी विभा की जो होगी 25% के बराबर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जो अमन का है 20%, अमन का कितना है 81,000।
ठीक है। 81,000 माइनस x अमन का है, ठीक है ना। और इनका क्या है 20%, इसका क्या है 20%, बराबर है किसके, विभा के 25% के। तो विभा कितनी है x है और इसके 25% के क्या है वो बराबर है। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर आप परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए 5 के 20 और ये क्या हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको गुणा कर दिए, 4 को अंदर गुणा कीजिएगा तो ये हो गया आपको 81,000 आपको, और गुणा हो गया 4 और माइनस 4x बराबर यहाँ पर क्या हो गया आपको 5x, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो 5x है की और यदि 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 9x हो जाएगा, ठीक है। बराबर आपको 81,000 और गुणा आपको हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये आपको कट जाएगा 9 81, ठीक है। इतनी बात आपको पता चल गई। अब इसे आप आपस में गुणा करा दीजिएगा, तो गुणा करा दीजिएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 9 चौके 36,000, 9 चौके 36,000 वो क्या हो गई x की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो गई। और x क्या है विभा का वेतन है, पूछ क्या रहा है विभा का वेतन, यहाँ को पूछ रहा है विभा की आय ही ना, तो विभा का वेतन अर्थात विभा की वेतन कितना है 36,000 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न शायद हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ये आपका है यहाँ पर 36x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसका गुणनखंड आपको निकालना है कि इनमें से कौन सा इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका 36 और 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये क्या है आपको 25 है और 25 आपको 5 का स्क्वायर होता है। अर्थात हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसे 6 इंटू एक्स प्लस वाई का सम्मिलित रूप से हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं चाहे तो। आगे देखिए उसी तरह से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 2y का सम्मिलित रूप से क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप उन्हीं ए स्क्वायर का काम करेगा वो बी स्क्वायर का काम करेगा, इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम लोग कैसे इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग कि 6 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया ए प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2y, ये हो गया b, ठीक है। आशा है कितनी बात समझ में आ रही होगी। इंटू पुनः क्या a माइनस बी अर्थात 6 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस b कितना है 5 इंटू एक्स माइनस 2y। आशा है कि इतनी बात आपको अच्छा से समझ में आ रही होगी। अब इसे आप अंदर जो है गुणा करा दीजिएगा 6 से, तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस 6y प्लस 5x माइनस 10y हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये 6x प्लस 6y माइनस 5x, ये माइनस है अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 10y। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से जो x है x के साथ जुड़ जाएगा तो 5x 6x कितना हो जाएगा आपको 11x हो गया। ये 6y है ये 10y है तो आपको प्लस में माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा 4y हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए x है 6x है माइनस 5x है तो 6 में से माइनस आपको यहाँ पर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x सिर्फ बचेगा। और यहाँ पर देखिए 6y है और 10y दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 16y हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो गया गुणनखंड का रूप आपको प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन देखिए 11x माइनस 4y 11x माइनस 4y x प्लस 16y ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अलग इंटरेस्टिंग वीडियो में।